Hello students, here our next lecture of class 6 subject science chapter 8 body movements। हमने स्टार्ट किया था बॉडी मूवमेंट चैप्टर को, हमने पढ़ा था, हमने जॉइंट्स के बारे में बात करी थी। हमने बात करी थी कि क्या क्या कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, कि कहाँ पे कौन सी बोन होती है, थोड़ा बहुत बोन के बारे में जाना था ना। जॉइंट्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पिवोटल जॉइंट, हिंज जॉइंट, फिक्स जॉइंट, ये सारे जॉइंट्स पढ़ लिए थे। साथ ही साथ हमने स्केलेटल सिस्टम भी पढ़ा था। तो स्केलेटल सिस्टम में हमने क्या क्या जाना था, आपने एक स्केलेटल सिस्टम का डायग्राम भी बनाना है बेटा अपनी नोटबुक में। ओके, तो ये नीट एंड क्लीन एक डायग्राम बनाइए अपनी नोटबुक में, जो भी या कहीं पे भी बनाइए और फिर मुझे सेंड कीजिए। जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो तब फिर कॉपी में भी आप करेंगे इसको। तो हमने बैकबोन के बारे में जाना था। हमने पढ़ा कि जो हमारी बैकबोन होती है, जो हमें सीधे बैठने के लिए, चलने फिरने के लिए हेल्प करती है, उसमें 33 वर्टिब्री होते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे बोन्स, 33 बोन से ये जुड़ के बना हुआ रहता है। तो हमने शोल्डर बोन के बारे में भी जाना था। आज हम पढ़ने वाले हैं पैल्विक बोन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पैल्विक बोन। तो ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। 8.13 दिस इज योर फिगर 8.13। तो इसको केयरफुली देखिए किस तरीके का ये स्ट्रक्चर है। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पैल्विक बोन। तो इसमें जो बोन्स होती है ना बेटा, इसे पैल्विक बोन कहा जाता है। ओके, दीज बोन्स आर नोन एज pelvic bones. They include the portion of your body below the stomach. तो ये कौन से पोर्शन में होते हैं, स्टमक के नीचे वाला जो पोर्शन, जो हिस्सा होता है हमारा, वहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं। दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन। ये वो वाला पार्ट है जिसकी हेल्प से हम बैठ पाते हैं, किसी भी जगह में हम बैठ पाते हैं। तो वहाँ पे हेल्प कौन करती है हमें, पैल्विक बोन। पैल्विक एरिया बोला जाता है ना उसे। तो ये क्या, यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहती है, पैल्विक बोन। ओके, द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइन टूगेदर। तो अब ये तो पैल्विक बोन थी। अब देखिए स्कल क्या होता है बेटा, हेड वाला पोर्शन हमारा। तो जो ये स्कल होता है, देखिए डायग्राम देखिए, हमारा फेस जो बाहर से दिखाई देता है, अंदर से कुछ ऐसा होता है। ओके, तो द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स। तो जो ये स्कल है वो बहुत सारे बोन से मिलके बना रहता है, जो कि आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। इट इंक्लूजेज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। ये क्या करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को अपने अंदर रखता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, जिसे कि हम किस नाम से जानते हैं, ब्रेन। हमारा ब्रेन हेड वाले पोर्शन में तो होता है ना, तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, बहुत सॉफ्ट ऑर्गन होता है, तो इसे प्रोटेक्ट करने का काम होता है हमारे स्कल का। इसीलिए स्कल में बहुत सारी बोन्स होती हैं, अगर कभी सिर में लग भी जाए तो हमें, ताकि हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट रहे। ओके, सो We discussed many bones and the joints of our skeleton. तो हमारे skeletal system में हमने बात करी कि हमारी बॉडी में बहुत सारी bones हैं और साथ ही साथ joints भी हैं। तो there are, now turn your page, open page number 72. These are some additional parts of the skeleton that are not as hard as bones and which can be bent. अब देखिए, अभी हमने bones पढ़े, हमने joints पढ़े अलग अलग टाइप के, लेकिन अब हम उन parts को पढ़ने वाले हैं, उन जगहों को पढ़ने वाले हैं जहाँ पे कि हमें कुछ अलग ही टाइप का सब्सटेंस नज़र आता है, जो कि ना ही बोन की तरह, हड्डी की तरह सख्त होता है या हार्ड होता है, और ना ही हमारी स्किन की तरह बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन एंड विच कैन बी बेंट। और ये बेंट भी हो सकते हैं। क्या आपने देखा कभी किसी हड्डी को आप मोड़ सकते हो, नहीं मोड़ सकते हैं हम। किसी भी, जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि मैं अपने इस पोर्शन को मोड़ रही हूँ, तो यहाँ पे को बोन किस फॉर्म में है, जॉइंट फॉर्म में। तो क्या इस वाले पोर्शन को, ये बीच वाले पोर्शन को क्या हम मोड़ सकते हैं, इस वाले पोर्शन को कभी नहीं मोड़ सकते बेटा। इसको ऐसे पकड़ के अगर इसकी बोन, अगर हम निकाल दें बोन, तो क्या हम बोन को ऐसे बैंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो अलग से जो पार्ट होते हैं ना, ये कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि थोड़े बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन बोन की तरह हार्ड नहीं होते हैं। सॉफ्ट होते हैं लेकिन हमारी स्किन की तरह सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो इन पार्ट्स को क्या कहा जाता है, कार्टिलेज। ठीक है, ऐसे पार्ट्स किस नेम से जाने जाते हैं, कार्टिलेज के नेम से। नाउ एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताती हूँ। कार्टिलेज, अपना एयर पकड़िए बेटा, एयर अभी देखते हैं, इसमें आपको अच्छे से दिया हुआ है।
फील योर एयर, अपने एयर को फील कीजिए, टच कीजिए अपने एयर को, कान को. डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बैंड, तो क्या आपको लग रहा है कोई ऐसा हार्ड सा पार्ट है, थोड़ा सा हार्ड पार्ट है जो कि मुड़ जा रहा है. येस ऑफ कोर्स वी फील इट, राइट. हम फील कर पा रहे हैं कि हाँ हमारा कान पूरा बैंड हो जा रहा है. ऐसे नोच के लिए भी होगा, नोच भी पकड़ के ट्राई कीजिए, थोड़ा सा इधर उधर हो रही है ना, और हार्ड पार्ट आपको फील हो रहा है, लेकिन इतना हार्ड वो फील नहीं हो रहा है बोन की तरह, राइट. नोज के नीचे वाला जो पोर्शन है. और फिलहाल तो एयर के लिए कीजिए, ठीक है. देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हेयर, यहाँ पे बोन्स तो वो फील हो नहीं रही है कान में, ऐसा तो लग नहीं रहा है कि वो बोन है. इजंट इट. डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द एयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट, तो एयर लोब कौन सा पार्ट होता है बेटा, ये यहाँ नीचे वाला पार्ट, जहाँ पे को अगर हम गर्ल्स की बात करें तो जहाँ पे कान में इयररिंग्स पहनती है ना गर्ल्स, वो वाला पार्ट क्या होता है, एयर लोब होता है, ठीक है, जो नीचे को लटका होता है. तो उसमें और उसके ऊपर वाले पार्ट में, जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है, देखिए इसमें कितना डिफरेंस है. देखिए क्या इसमें आपको डिफरेंस नहीं नजर आ रहा. तो नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, एयर लोब. तो एयर लोब और उसके ऊपर वाले पोर्शन में क्या आपको कोई डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है, क्या आपको कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है. एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर, अगर आप उसको अपने फिंगर से प्रेस कर रहे हो तो ऑफकोर्स आ रहा होगा. तो ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा उसके कंपैरिजन में, जबकि एयर लोब वाला पोर्शन सॉफ्ट लग रहा होगा. तो ये क्या होता है, डू यू, ये हमारे कार्टिलेज होते हैं जो कि ना ही बोन की तरह हार्ड होते हैं, ना ही स्किन की तरह या लोब्स की तरह सॉफ्ट होते हैं, ठीक है. तो डू यू फील समथिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द एयर दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द एयर लोब बट नॉट एज हार्ड एज अ बोन, तो क्या आपने ऐसा फील किया कि आपके कान का जो ऊपर वाला पार्ट है वो ना ही एयर लोब की तरह सॉफ्ट है और ना ही बोन की तरह हार्ड है, ठीक है. तो इसंट इट, ऐसा ही आपने फील किया ना. तो बोल रहे हैं कि दिस इज कार्टिलेज, तो इसे क्या कहा जाता है, कार्टिलेज. हमारे कानों में कार्टिलेज प्रेजेंट रहती है, ना कि कोई बोन, ठीक है. अंदर बोन प्रेजेंट रहती है लेकिन बाहर हम बात कर रहे हैं तो कार्टिलेज होता है, ठीक है. कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, कार्टिलेज भी बॉडी के जॉइंट्स में भी ये मिल पाया जाता है. We have seen that our skeleton is made up of many bones, हमने देखा कि हमारे अभी तक जितनी भी बोन पड़ी इसी के पार्ट्स तो पढ़ रहे हैं ना बेटा, हम इसी स्केलेटल सिस्टम के तो पढ़ रहे हैं. यहाँ पे हमने कहा कि ये पेल्विक एरिया है, पेल्विक पढ़ा हमने, रिब केज पढ़ी हमने, हाथों की हड्डियों के बारे में पढ़ा हमने, उंगलियों की हड्डियों के बारे में पढ़ा, पैरों के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ये पूरा स्कल के बारे में हमने जाना. तो ये पूरा स्केलेटल सिस्टम ही तो पढ़ रहे हैं ना, हमने अलग अलग पढ़ा है ना. तो हमने अभी तक बहुत सारी बोन्स के बारे में पढ़ लिया है. हमारे स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंस बहुत सारी बोन्स में हमने स्टडी करी, जॉइंट्स की हमने स्टडी करी, कार्टिलेज हमने पढ़ लिया. यू कुड फील बेंट एंड मूव मैनी ऑफ देम, आप इनको फील कर सकते हैं, आप इनको मोड़ सकते हैं, आप इनमें से बहुत सारे को मूव करवा सकते हैं. ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक, तो अपने नोटबुक में आपने स्केलेटल सिस्टम का डायग्राम बनाना है, ओके. तो जो आपको बुक में दिया गया ये होता है ना स्केलेटल सिस्टम, तो ये साफ सा डायग्राम्स को बनाना है आपने. We have learned about the bones in our body and about joints that help us move in different ways. हमने पढ़ा, हमने सीखा कि हमारे पास बोन्स जो होती हैं, हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं उनके बारे में, अपने जॉइंट्स के बारे में हमने जाना, जो कि हमें अलग अलग तरीके से मूव करने में हेल्प करती हैं. What makes the bones move the way they do, तो ऐसा क्या उनको बनाता है, उनको मूव करने लायक उनके पास ऐसा क्या होता है कि वो मूव करवाते हैं हमको, उनके पास ऐसा क्या होता है. लेट अस फाइंड आउट, चलिए जानते हैं क्या इनके पास है. तो मेक अ फिस्ट, एक मुट्ठी बांधिए, फिस्ट मीन्स मुट्ठी, एंड टच योर शोल्डर विथ द थम. तो मुट्ठी बांधने के बाद कोशिश कीजिए कि आप अपने शोल्डर को क्या कर सके, जैसे हम बोलते हैं ना बॉडी देखो मेरी, ऐसे करते हैं ना, हाथ ऊपर करते हैं, तो वैसे आपने करना है, वही आपने दिखाना ही बॉडी है आपने. हम अपने आर्म वाले पार्ट में मसल्स दिखा के बोलते हैं ना कि मेरी बॉडी, तो बस वैसे ही आपने करना है. मेक अ फिस्ट विथ वन हैंड, फिस्ट मीन्स मुट्ठी बांधनी है, और बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विथ द थंब. तो अपने आर्म को थोड़ा सा झुकाइए और उसके बाद एल्बो तक और टच कीजिए अपने शोल्डर को थंब से. तो डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म, तो क्या आपको अपने अपर आर्म में कोई चेंज नजर आया बेटा. ऑफ कोर्स आया होगा, थोड़ा सा फूला फूला सा पार्ट आपको दिखा होगा ना, आपको लगा होगा कि अपर आर्म में थोड़ा सा पार्ट बल्ज हो गया है. तो बोल रहे डू यू ऑब्जर्व, देखिए ये था, फिर आपने ऐसे ऐसे करना है, ऐसे मोड़ के फिर शोल्डर तक
टच करना। तो पहले आपको नॉर्मल दिखा, जब आपने हाथ ऊपर किया होगा तो आपको कुछ ऐसा दिखा होगा, है ना। तो या पहले आपने हाथ ऊपर किया आपको ऐसा दिखा, जब आपने सीधा कर दिया तो ऐसे दिखा। तो डू यू ऑब्जर्व अ सोलन रीजन इन द अपर आर्म, तो क्या आपने एक फूला हुआ उभरा हुआ पार्ट अपने अपर आर्म में देखा। दिस इज अ मसल, ये क्या होती है, मसल होती है। क्योंकि अभी तक हमने बोन पढ़ा, कार्टिलेज पढ़ा, जॉइंट्स पढ़ा, मसल्स नहीं पढ़े थे ना। अब हमने मसल्स पढ़ने, तो हम ये पढ़ रहे हैं कि बोन्स को हेल्प कौन करता है मूवमेंट करने के लिए। तो इट मीन्स मसल्स वो पार्ट हो सकते हैं जो बोन्स को हेल्प करते हैं, है ना। द मसल बल्ज ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन, तो बल्ज मीन्स होता है मतलब कि जैसे नॉर्मल सी एक उभार उसे कहा जाता है। नॉर्मल आर्म था, आपने किया तो बल्ज आउट हो गया, बल्ज हो गया। तो द मसल बल्ज ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन, यानी कि कॉन्ट्रेक्शन की वजह से क्या हो जाता है, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है ना, फैलना और सिकुड़ना। तो कॉन्ट्रेक्शन की वजह से इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ, तो छोटा हो गया ना लेंथ में। देखिए, नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन, अब नॉर्मल पोजिशन पे ले आए अपने आर्म को। वट हैपन टू द मसल, मसल के साथ क्या हुआ, इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड, क्या अभी भी वो कॉन्ट्रैक्टेड है। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन को आप तब भी अपने पैर में भी आप देख सकते हो, अपनी टांगों के पास देख सकते हो, जब आप चल रहे होते हो या आप दौड़ रहे होते हो। ओके, व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम शॉर्टर, जब आप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा उस टाइम पे या मुड़ रहा होगा तो उस टाइम पे जो मसल है वो छोटी हो जाती है, स्टिफी हो जाती है और थिक हो जाती है। एंड इट पुल्स द बोन, बोन को धक्का ये देती है, ठीक है, पुल करती है, मतलब खींचती है, सॉरी, बोन को पुल करती है। ओके, मसल्स वॉक इन पेयर, अब मसल जब भी काम करते हैं ना वो हमेशा पेयर में काम करते हैं, अकेले मसल काम नहीं कर पाती है। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट, उनमें से एक तो कॉन्ट्रैक्ट होती है जिसकी वजह से बोन को उस डायरेक्शन में खींचा जाता है, ठीक है। दूसरा, द अदर मसल ऑफ पेयर रिलैक्सेस, दूसरी रिलैक्स रहती है। तो टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टुवर्ड इट्स ओरिजिनल पोजिशन, मतलब कि दो मसल आपस में काम करेगी। एक बार एक मसल क्या करती है, बोन को पुल करती है और दूसरी वाली रिलैक्स में रहती है। जब ये वाली बोन पुल में हो गई, हमें रिलैक्स वाली नॉर्मल पोजीशन में आना है, तो दूसरी बोन मसल जल्दी से अट्रैक्ट हो जाएगी, अब वो बोन को अपनी पुरानी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए पुल कर देती है ना। अब मसल कैन ओनली पुल, मसल सिर्फ पुल करेगी, पुश नहीं कर सकती वो, दोनों ही कंडीशन में दोनों ही मसल खींचेंगी ना कि धक्का देंगी, ठीक है। तो पुश नहीं कर सकती है। दस टू मसल हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, तो यानी कि अगर एक बोन मूव हो रही है तो इसके लिए जरूरी है कि हमारी दो मसल्स काम करे साथ में। ओके, फिगर 8.17 में दिखा रखा है, देखिए। पहले क्या किया, यहाँ पे जो मसल है, जब हाथ ऊपर किया हमने तो मसल उभर गई और फिर यही वाली मसल ने काम किया दूसरे तरीके से और ये चपटी टाइप पे हो गई ना, नॉर्मल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। एक मसल ने क्या किया, इसको छोटा किया और उभार शो किया, जबकि दूसरी वाली ने इसको ओरिजिनल पोजीशन में ले आए। ओके, नाउ आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, क्या मसल या बोन हमेशा मूवमेंट के लिए ही रिक्वायरमेंट इनकी होती है। हाउ डू अदर एनिमल मूव, ये तो हम सब ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे थे, तो बाकी के जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं। डू ऑल एनिमल्स हैव बोन, क्या सभी एनिमल्स की बोन्स होती हैं। व्हाट अबाउट द अर्थवर्म और स्नेल, तो अर्थवर्म और स्नेल की बॉडी में क्या होता है, उनके बारे में हम क्या सोचते हैं, क्योंकि हमने तो आज तक ये भी तो पढ़ा है बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में बोन्स नहीं होती है ना। तो फिर अर्थवर्म एंड स्नेल की बॉडी का के बारे में क्या है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज द जेट ऑफ सम एनिमल, तो जानते हैं जेट या गेट इसे कहा जाता है, गति इसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कुछ एनिमल की मूवमेंट के बारे में, कुछ एनिमल की चाल के बारे में, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जेट और गेट ऑफ एनिमल्स, सबसे पहले बात करते हैं अर्थवर्म की, ठीक है। अर्थवर्म सभी ने देखा है ना बेटा, जैसे ही बारिश होती है आपने देखा होगा, या जहाँ पे पानी पानी वाला एरिया होता है या सॉइल में आपने देखा होगा, केंचुआ इसे हिंदी में कहा जाता है, आपने ये अर्थवर्म देखा होगा, ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश कलर का या
मरून कलर का ये होता है, मरून कलर का नॉर्मली देखने को मिलता है, छोटी छोटी सेगमेंटेड बॉडी होती है, देखा है ना सभी ने। ऑब्जर्व इन अर्थवॉर्म, अब आपको जब भी ये दिख रहा है ना सॉइल के आसपास या कहीं पे भी, गार्डन में नॉर्मली आपको दिख जाएगा, सॉइल में ये दिखता है और पानी वाली जगह में भी ये दिखता है। बरसात के सीजन में बहुत ज़्यादा ये दिखता है, क्योंकि बरसात वाला जो सीजन होता है, यानी कि आजकल वाला जो सीजन होता है, कहीं पे पानी वगैरह अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे निकल आते हैं। ये इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, यहाँ पे ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, आजकल जो बरसात वाला सीजन होता है, तो इसलिए ज़्यादा दिखाई देते हैं। नॉर्मली सॉइल में होते हैं, इनको फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है, पढ़ा होगा आपने, क्योंकि ये सॉइल में जितने भी हार्मफुल इंसेक्ट वगैरह होते हैं ना, जो सॉइल के लिए हार्मफुल होता है, उसको ये खा जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को ये इंक्रीज करने का काम करते हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं इनके मूवमेंट के बारे में। ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन, आप गार्डन में ऑब्जर्व कीजिए कि वो सॉइल में कैसे मूव कर रहा है अर्थवॉर्म। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर और फिल्टर पेपर, आप इसको लिफ्ट कीजिए, अगर हाथ से नहीं करना चाहते तो किसी और चीज़ से पकड़िए इसे, और या तो एक ब्लॉटिंग या फिल्टर पेपर पे इसको डाल दीजिए या एक कागज़ पे इसे रख दीजिए, और ये कैसे फिर मूवमेंट कर रहा है उसमें उसे नोट कीजिए, ठीक है, जैसे कि इसमें हमें दिखाया गया, ठीक है। इसके मोमेंट को आपने नोट करना है, ठीक है। देन प्लेस इट, एक बार इसको आपने ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद इसी अर्थवॉर्म को पकड़िए, एक स्मूथ ग्लास प्लेट पे इसे डालिए, या कोई ऐसा सरफेस जो कि स्लीपरी हो, फिसला फिसला टाइप हो ना, और फिसलने वाला टाइप का जो हो, उसमें इसको रखिए। ऑब्जर्व इट्स मोमेंट नाउ, अब इसका मोमेंट ऑब्जर्व कीजिए, एक बार ड्राई सूखी चीज़ पे, एक बार स्लीपरी चीज़ पे इसका मोमेंट आप चेक कीजिए, तो आपको क्या लगा, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर, क्या स्लीपरी सब्सटेंस पे इसका मोमेंट अलग है, या इन विच ऑफ द अबव टू surfaces do you find that the earthworm is able to move easily, इनमें से कौन सा ऐसा सरफेस है आपको लगा जिसमें कि अर्थवॉर्म आसानी से इजीली मूव कर पा रहा है या टाइम कम ले रहा है। तो द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म, ये आप ट्राई करेंगे, आप देखेंगे बेटा तभी तो पता चलेगा, है ना। तो द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स, तो बॉडी जो होती है इसकी जॉइंट एंड टू एंड, तो अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है ना, उसमें आप अगर उसको क्लियरली देखेंगे दूर से तो आपको पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा पास जाके अगर देखेंगे ना तो आपको इसकी बॉडी में, जैसे ये अर्थवॉर्म है तो इसकी बॉडी में कुछ इस तरीके के सेगमेंट्स आपको नजर आएंगे, छोटे छोटे सेगमेंट्स आपको इसकी बॉडी में नजर आएंगे, ठीक है। तो ये इनको क्या कहा जाता है, रिंग्स कहा जाता है, जो कि एक एंड से दूसरे एंड तक जुड़ी हुई रहती है। तो एन अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स, तो अर्थवॉर्म की बॉडी में बोन्स नहीं होती है, ना कोई बोन होती है, ना कोई जॉइंट्स होते हैं, ना कोई कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। इट हैज़ मसल्स विथ हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, इसके पास मसल्स होती हैं जो कि इसको अपनी बॉडी को, आपने ऑब्जर्व किया है कैसे चलता है, ऐसे पूरा पहले फैलता है फिर छोटा कर देता है बॉडी, फिर फैलता है फिर छोटी कर देता है ना बॉडी। तो ये मसल्स इसको एक्सटेंड, अपनी बॉडी को एक्सटेंड और शॉर्टन करने में हेल्प करते हैं। और आपने देखा होगा जब आप इसको टच करते हो तो कितनी छोटा सा शेप अपना बना देता है ना, कितना छोटा सा बिल्कुल चिपक जाता है अपनी बॉडी से। तो ये मसल्स ही होती हैं जो इसको हेल्प करती है। ड्यूरिंग मूवमेंट, जब मूव कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह जब ये जाता है, द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, क्लियरली ऑब्जर्व कीजिए आप इसे, पहले अपना आगे वाला पार्ट फैलाता है, ठीक है, पहले अपने आगे वाले पार्ट को ये मूवमेंट देता है, कीपिंग द रेयर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड, और दूसरा जो पोर्शन होता है उसे ग्राउंड में फिक्स ही रखता है। देन इट फिक्स द फ्रंट एंड रिलीज द रेयर एंड, तो उसके बाद फ्रंट एंड को फिक्स करता है, फिर रेयर एंड को रिलीज करता है, ऐसे चलते रहता है, ऐसे पहले आगे वाले पोर्शन को फिर पीछे वाले पोर्शन को चलाएगा, फिर आगे वाले को फिर पीछे वाले को, ऐसे ही ये क्या करते रहता है, मूवमेंट करते रहता है। इच देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल्स द रेयर एंड फॉरवर्ड, उसके बाद अपनी बॉडी को छोटा कर देता है और रेयर एंड को आगे की तरफ बढ़ा देता है। दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, तो ये क्या करता है, ये इसको हेल्प करता है आगे की तरफ जाने में, छोटी छोटी डिस्टेंस में आगे जाने में इसको हेल्प करता है। रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, तो इसी तरीके से ये एक्सपेंशन और इसके जो मूवमेंट होता है ना, आगे वाले को पहले चलाना फिर पीछे वाले को, आगे वाले पोर्शन को जब खींच रहा है तो पीछे वाले पोर्शन को फिक्स कर देना, पीछे वाले को जब खींच रहा है तो आगे वाले को फिक्स कर देना, इसका जो ये मूवमेंट होता है इसे क्या कहते हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म। तो इसका जो मूवमेंट है, द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, तो यहाँ पे ये इस एक्सपेंशन और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये अर्थवॉर्म ईजिली सॉइल में
में मूव कर पाता है, इजीली मूवमेंट सॉइल में ये कर पाता है। ओके, द बॉडी इट्स बॉडी सीक्रेट अ स्लीमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। तो एक स्लीपरी या स्लाइमी सब्सटेंस की इसकी बॉडी सीक्रेट करती है। आपने देखा होगा कुछ चमकदार सा ये होता है, थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि इसकी बॉडी में कुछ चिपचिपी टाइप की कोई चीज़ है, तो वो इसकी बॉडी सीक्रेट करती है ताकि ये इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। क्योंकि ड्राई अगर होगा ना, बहुत ज़्यादा सूखा सूखा सा अगर जगह जहाँ पे होगी या बॉडी अगर होगी तो फिर नहीं चल पाएगा वो। तो इसलिए इसकी बॉडी को चाहिए कि थोड़ा सा स्लिपरी हो, तो बॉडी कुछ सब्सटेंस को सीक्रेट करती है जिससे बॉडी क्या होती है इसकी थोड़ी सी स्लीपरी होती है। ठीक है, हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। तो ये अपने पार्ट्स को ग्राउंड में कैसे अपनी बॉडी के पार्ट्स को फिक्स रखता है। अंडर इट्स बॉडी, इसकी बॉडी के अंदर इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल। अब बाहर से तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन बॉडी के अंदर इसके बहुत सारे छोटे छोटे ब्रिस्टल्स होते हैं। ब्रिस्टल मीन्स क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल जैसे छोटे छोटे हेयर जैसे प्रोजेक्शन इनके होते हैं, ये जो बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। तो द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स। तो ये ब्रिस्टल्स इसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट मसल से ये जुड़े हुए रहते हैं। और द ब्रिस्टल हैव टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। तो ये ब्रिस्टल ही होते हैं जो कि अर्थवॉर्म को एक अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करवाता है ग्राउंड में। ग्रिप तो समझते हैं ना, जैसे ग्रिप बोलते हैं बॉल, क्रिकेट जब आप खेलते हो तभी बोलते हैं ग्रिप की बात करते हैं, तो अच्छी ग्रिप प्रोवाइड ये करता है। द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। तो अपने तरीके से जो अर्थवॉर्म है वो सॉइल में ही खाता है। इट्स बॉडी देन थ्रू अवे अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटीरियल दैट इट ईट। उसकी बॉडी इसके बाद जो इसकी बॉडी में जो डाइजेस्ट हुआ, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में होता है, जो डाइजेस्ट हुआ वो बॉडी ने ले लिया, जो नहीं हुआ बॉडी बाहर निकाल देती है। तो इसकी बॉडी भी ऐसा ही कुछ करती है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसे बॉडी से बाहर निकाल देती है। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट। तो इसकी जो ये एक्टिविटी है ना, इसने खाया और खाने के बाद वेस्ट मटेरियल को सॉइल में डाल दिया, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है अर्थवॉर्म की, जो कि सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। सॉइल की फर्टिलिटी को ये इंक्रीज़ करती है। और जिस खेत में अर्थवॉर्म वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, उस खेत में सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होती है। फर्टिलिटी अच्छी होती है तो पैदावार भी अच्छी होती है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट वन इज स्नेल। स्नेल आपने देखा है, ऑफकोर्स देखा होगा, यहाँ पे हमें मिलता है। अर्थवॉर्म भी आपने देखा है, स्नेल भी आपने देखा होगा इसको। ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड। तो ये गार्डन में आपको दिख जाएगा, फील्ड में ये भी आपको दिख जाएगा। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक। इसके बैक में आपने बड़ा सा व्हाइट कलर का राउंडेड स्ट्रक्चर देखा होगा ना, तो ऑफकोर्स आपने देखा हुआ है, याद कीजिए। दिस इज कॉल्ड द शैल। तो इस राउंडेड पोर्शन को क्या कहा जाता है, स्नेल का शैल। ठीक है, वो सेल अलग होता है और ये शैल अलग होता है। ठीक है, तो बोल रहा है एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। तो ये स्नेल का आउटर बाहर से दिखाई देने वाला स्केलेटन होता है। द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्योंकि सेल एक सिंगल यूनिट है, ये किसी से मिलके नहीं बना हुआ है, मतलब किसी के साथ जुड़ा हुआ है, बना नहीं है, तो इसलिए ये इसको मूविंग में तो हेल्प नहीं करता है। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग। तो इसको क्या करना पड़ता है, अकेले ही खुद घसीटते हुए चलता है ना। आपने देखा है कभी इसे चलते हुए, कैसे घसीटते हुए धीरे धीरे चलता है, बहुत ही धीरे से चलता है। तो क्योंकि ये तो उसको हेल्प नहीं कर रहा है इसका स्केलेटन, तो ये खुद ही घिसटते हुए जाता है। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट। एक ग्लास प्लेट में स्नेल को रखिए एंड वॉच इट। इसे देखिए। When it start moving, जब ये मूव करना स्टार्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट करता है, केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर योर हेड। तो उसके बाद क्या कीजिए, जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो केयरफुली जो ग्लास प्लेट है ना, जिसमें कि स्नेल है, उसे अपने सिर के पास रख दीजिए। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बेनेथ। नीचे से, मतलब कि सिर के पास नहीं, ऐसे ऊपर लाइए, आंखों से ऊपर लाइए और नीचे से इसका मूवमेंट देखिए, क्योंकि ऊपर से आप क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, स्केलेटल दिखेगा ना। नीचे से मान लीजिए, अगर ये मैं मान के चलती हूँ, ये ग्लास प्लेट थी, इसमें मैंने स्नेल रखा है, तो मैं यहाँ से इसको ऑब्जर्व करूँगी, नीचे से इसको ऑब्जर्व करूँगी। ओके, तो नीचे से इसको ऑब्जर्व करना है। और अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ एन ओपनिंग। तो एक थिक स्ट्रक्चर, एक मोटा सा पार्ट स्ट्रक्चर और हेड स्नेल का वो बाहर आ सकता है। एन ओपनिंग इन द सेल की ओपनिंग के पास आप देख सकते हैं जब वो मूवमेंट कर रहा है कुछ ऐसा। द थिक स्ट्रक्चर, जो थिक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा बाहर आते हुए, वो इसके क्या होते हैं, फूट।
ओके। द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फूट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल से मिलके बने हुए रहते हैं। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, अब धीरे धीरे ग्लास प्लेट को झुकाना या बैंड करना स्टार्ट कीजिए। द वेवी मोशन ऑफ द फूट कैन बी सीन, आप इसके वेवी कुछ इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से मूवमेंट को, मोशन को आप सीन कर सकते हो, देख सकते हो। इज द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थवॉर्म, तो आपने जब अर्थवॉर्म को देखा, आपने स्नेल को देखा, तो आपको क्या लगा इन दोनों में से किसकी जो स्पीड है, इसकी जो मूवमेंट जो है वो किसकी स्लो है, किसकी फास्ट है? क्या अर्थवॉर्म की इसके कंपैरिजन में फास्ट है या स्नेल की फास्ट है? ठीक है, तो ये आप बताएंगे मुझे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में जानते हैं। कॉकरोच भी आप सभी ने देखा है ना, नॉक्टर्नल होता है, रात के टाइम पे नॉर्मली खाने के लिए बाहर निकलता है और कभी कभी हमें दिन के टाइम पे भी दिखता है ना। तो अब देखिए कॉकरोच के बारे में जानते हैं, इस तरीके का कुछ होता है कॉकरोच। तो कॉकरोच वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर, तो कॉकरोच चल भी सकता है, चल सकता है, चढ़ सकता है और साथ ही साथ उड़ भी सकता है। ठीक है, तीनों के तीनों फीचर इस कॉकरोच के पास हैं। चलने की कैपेसिटी है, ऊपर चढ़ने की कैपेसिटी है और साथ ही साथ उड़ने की भी कैपेसिटी इसमें होती है। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लैग, यानी कि 6 लेग्स के होते हैं, 3 पेयर्स लैग होते हैं। दीज हेल्प इन वॉकिंग, ये इसको चलने में हेल्प करते हैं, पैर है तो चलने में हेल्प करेंगे, है ना। द बॉडी इज कवर्ड विथ अ हार्ड आउटर स्केलेटन, तो इसकी बॉडी भी एक स्केलेटन से कवर रहती है जो कि हार्ड होती है। ओके, दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर पैलेट्स जॉइंट टुगेदर, नंबर ऑफ पैलेट्स जॉइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट, तो ये बहुत ज्यादा पैलेट से मिलके बनी हुई रहती है जो कि इसको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड द हेड, हेड के ठीक पीछे, सिर के ठीक पीछे इसके क्या होते हैं? विंग्स होते हैं, पंख इसके प्रेजेंट रहते हैं। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल, इसके पास अलग अलग टाइप की मसल्स होती हैं। एक तो वो दोज नियर द लेग्स मूव द लेग, तो जो पैरों के नज़दीक है वो मूव करने में हेल्प करती है लेग्स को, फॉर वॉकिंग, चलने के लिए। द बॉडी मसल मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाई, और जो बॉडी की जो मसल होती है वो पंख को उड़ने में हेल्प करती है जब ये उड़ रहा होता है, जब कॉकरोच उड़ता है। तो 2 अलग अलग टाइप की मसल, एक पैर वाली मसल, एक विंग्स के पास मसल होती है। विंग्स वाली उड़ने में हेल्प करती है, पैर वाली चलते टाइम हेल्प करती है। ओके, तो कॉकरोच के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा। आपने सुना होगा कि कॉकरोच क्या होता है ना, एक अगर कॉकरोच के हेड पार्ट को अगर हम कट कर दें तो उसके बाद भी ये 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो कॉकरोच का जो हेड पोर्शन होता है ना, इसमें इसकी नर्व सेल्स बहुत कम होती है, सारी की सारी नीचे ही होती हैं। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका जितना भी बॉडी का पोर्शन काम करता है वो नीचे ही करता है। 1-2 ही मसल्स, 1-2 ही नर्व्स होती हैं या न्यूरॉन्स होते हैं जो इसके हेड पोर्शन तक होते हैं। तो 1 हफ्ते तक उनको पता ही नहीं चल पाता कि कनेक्शन कट हो गया है। तो फिर जब मैसेज वगैरह नहीं जा पाते हैं, नहीं सेंड हो पा रहे हैं, तो फिर तब जाके 1-1.5 हफ्ते बाद कॉकरोच की डेथ हो जाती है। मतलब कि बहुत ही यूनिक सा फिनोमिना ये है कि कॉकरोच का अगर आप हेड भी काट देते हो तो वो 1 हफ्ते तक भी जिंदा रहने की कैपेसिटी रखता है। ओके, फिर भूख ऊख से भी वैसे ही भी उसकी डेथ हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स सभी ने देखी है ना। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, हमने देखा है कि बर्ड्स उड़ती भी हैं और चलती भी हैं, है ना। ग्राउंड में चलते हुए भी तो देखा है ना आपने बर्ड्स को, और साथ ही साथ उड़ते हुए भी हमने देखा है। सम बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान ऑल्सो स्विम इन वाटर, हमने डक, बतख वगैरह को देखा है कि वो स्विम भी कर पाती हैं। मतलब कि कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो उड़ भी पाती है, चल भी पाती है, कुछ ऐसी होती है जो स्विम भी कर पाती है, चल भी पाती है ना। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, तो बर्ड उड़ पा रही हैं क्योंकि उनकी बॉडी उड़ने के लिए बनी हुई है ना। उनकी बॉडी को नेचर ने बनाया ही ऐसे है कि वो उड़ पाए। अब कैसे बनाया है, क्या होता है उनकी बॉडी में ऐसा? देयर बोन्स आर हॉलो, बोन्स तो इनकी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखो बेटा, हम लोग क्यों नहीं उड़ पाते हैं? हमारी बॉडी में 206 बोन है और इतनी भारी बोन है, हमारी बॉडी इतनी भारी है, फिर हम कैसे उड़ेंगे, है ना। जो ऑर्गेनिज्म उड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं उनकी बॉडी थोड़ी सी हल्की होती है और उनके जो बोन्स होते हैं, जैसे कि बर्ड्स के जो बोन होते हैं हॉलो मीन्स खोखली, बोन्स तो होती हैं लेकिन खोखली होती हैं, ठीक है। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, खोखली और हल्की होती हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड
पिर्चिंग, तो जो हिंड लिम्स के जो बोन्स होती है इसकी चलने के लिए, मतलब जो ऐसे वाले देखते हैं ना आप, पैर उसके पैर टाइप के देखते हैं, हाथ टाइप के, तो ये इसको चलने में और साथ ही साथ पर्चिंग मीन्स क्या होता है, पर्चिंग मीन्स बैठने में भी हेल्प ये करते हैं। ओके, द बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्ब, देखिए बर्ड का स्केलेटन आपको दिखा है, कैसा स्केलेटन है बर्ड का, दिख रहा है ना क्लियरली, देखिए कैसी खोखली बोन है, उसकी बोन के अंदर कुछ है ही नहीं बेटा, देखो बिल्कुल खोखली टाइप की हॉलो बोन है ना। तो अभी हल्का बॉडी हो गई है, बॉडी हल्की है तो इजीली उड़ जाते हैं। तो बोल रहे बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड एज विंग, तो जो बोनी पार्ट्स होते हैं फोरलिम के वो मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें, विंग्स में, पंखों में ये मॉडिफाई हो जाते हैं। द शोल्डर बोन, जो शोल्डर बोन होती है इसकी ये स्ट्रॉन्ग होती है, और जो ब्रेस्ट वाली बोन होती है, ये वाला जो पोर्शन है, ब्रेस्ट बोन वाला जो पोर्शन है ये मॉडिफाई होता है किसमें, ताकि मॉडिफाई टू होल्ड मसल ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। तो ये जो ब्रेस्ट बोन होती है ये मॉडिफाई रहती है, ये बनी हुई रहती है मसल को होल्ड करने के लिए, कब, जब बर्ड अपने विंग्स को ऊपर और नीचे करके फैल, जब भी उड़ते हुए देखे ना चिड़िया को कैसे पंख ऊपर और नीचे होते हैं, तो यहाँ पे कौन सी मसल उसको हेल्प करती है, उसकी बॉडी में प्रेजेंट जो ब्रेस्ट मसल होती है वो उसे, या ब्रेस्ट बोन होती है, इस ब्रेस्ट बोन में मसल होती है और वो मसल मॉडिफाइड रहती है विंग्स को उड़ते टाइम, बर्ड्स की जो विंग्स हैं उनको उड़ते टाइम अप और डाउन होने में हेल्प करे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फिश। फिश भी आपने देखी है ना। तो फिश के बारे में जानने से पहले चलिए जानते हैं एक्टिविटी 8। ओके, मेक अ पेपर बोट, एक पेपर की बोट आप सभी लोग बनाते हैं, सभी को आती है ना बनानी। पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विथ वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। तो आपने क्या करना है, एक पेपर की बोट बनानी है, पानी में इसे क्या करना है, डाल देना है और फिर से धक्का दीजिए उसके नैरो एंड में, जो उसका किनारे वाला, नैरो एंड मीन्स पतला। तो ये इसकी देखो कैसी है बोट, आगे और पीछे पतली और बीच में मोटी दिख रही है ना, बीच में वाइट दिख रही है। तो आपने ऐसे ही इसके नैरो एंड से धक्का देना है। दिस इज डज इट गो इनटू द वाटर इजीली, क्या वो इजीली पानी में चले गई। नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड। अब देखिए पहले आपने ऐसे करना था, ऐसे धक्का देना था, अब आपने साइड से धक्का देना है। ठीक है, दोबारा से पकड़िए और साइड से उसे धक्का दीजिए। तो बोल रहा है ब्रॉड साइड से दीजिए। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड। तो क्या अब आप उसको धक्का दे पाने में कामयाब हुए, क्या बोट अब चलने लगी जब आपने इधर साइड से धक्का दिया। तो बोल रहा है कि हैव यू नोटिस, अब ये तो आप करेंगे तब पता चलेगा, मुझे भी बताइएगा बेटा, हाँ कैसे, कौन से किस टाइम, मतलब कि जब आपने नैरो एंड से पुश किया तब बोट चलनी स्टार्ट हुई, या तब बोट एबल थी कि वो वाटर में जा सके, या तब जब आपने साइड से उसे धक्का दिया। ठीक है, तो हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवट लाइक अ फिश। क्या आपने नोटिस किया कि ये फिश की तरह ही तो इसकी बॉडी दिखाई देती है, फिश भी तो कुछ इसी तरीके की होती है ना, देखिए इसी तरीके की नहीं होती फिश, देखो थोड़ा थोड़ा बोट इसी का तो नहीं है, इसी का जैसा तो नहीं है। अब देखो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जो भी चीज़ें हमारी बनी हुई है ना, मीन्स की जैसे पानी के लिए हमारी जो बोट बनी हुई है, बड़े बड़े शिप्स जो बने हुए हैं, आपको नहीं लगता उनका शेप कुछ इस तरीके का है कि वो फिश की तरह दिखाई देती है। बेटा जो भी ना, जैसे एरोप्लेन चलता है, बाहर से पंख लगाए रहते हैं ना उसके। अब देखो ये आइडिया कहाँ से लिया गया, जब एरोप्लेन बनाया गया, जब बोट्स बनाई गई, तो ये आइडिया कहाँ से लिया गया, वहीं उन्हीं जगहों में रहने वाले एनिमल्स से। जैसे कि जब बोट बनाई गई तो वो आइडिया किससे लिया गया, फिश से लिया गया, कि आखिर फिश स्विम कैसे करती है, फिश कैसे तैरती है। तो फिर जब बहुत सारी रिसर्च हुई तो वो पता चला कि फिश की बॉडी ही ऐसी होती है, जिसे स्ट्रीम लाइन बॉडी हम बोलते हैं, मतलब कि आगे और पीछे से नैरो होती है, बीच में ब्रॉड होती है। तो ऐसी बॉडी जो कि आगे पीछे से नैरो और बीच में जो ब्रॉड होती है उसे स्ट्रीम लाइन कहा जाता है। जैसे हम लोग जब तैरते हैं, जब स्विमिंग करते हैं, तो हम भी तो वही करते हैं ना, आगे और पीछे बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं अपनी बॉडी, नैरो कर देते हैं, बीच वाला पोर्शन ब्रॉड होता है। तो ये पोर्शन जो होता है ये हमें हेल्प करता है इजीली स्विम करने के लिए। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा, बहुत सारी रिसर्च करी और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसी तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट बनाएं, जो कि आगे इक्विपमेंट बनाएं जो कि आगे और पीछे तो नैरो हो, बीच में थोड़ा सा चौड़ा हो। इसीलिए आप जो बोट देखते हो वो ऐसी ही देखते हो,
आगे और पीछे का जो एंड होता है ना वो नैरो एंड होता है उसका, और जो बीच वाला पोर्शन होता है वो ब्रॉड होता है, क्योंकि यही बॉडी का शेप है जो पानी में रहने में हेल्प करता है। या फिशेज पानी में डूबती नहीं है, कभी आपने देखा फिश को डूबते हुए? नहीं देखा होगा। इसलिए नहीं डूबती है क्योंकि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही स्ट्रीमलाइंड है, वैसे ही बनाया गया है। और साथ ही साथ ऐसा ही स्ट्रीमलाइन फीचर आपने बर्ड्स के लिए देखा होगा। बर्ड्स भी तो कुछ ऐसे ही करती हैं, और एरोप्लेन हवाई जहाज भी तो ऐसे ही तो दिखाई देते हैं, कुछ बर्ड जैसे ही तो दिखाई देते हैं। तो वो आइडिया बर्ड से लिया गया। ठीक है, बर्ड्स कैसे उड़ती हैं, बर्ड्स की बॉडी कैसी है, तो क्या हम ऐसा कोई इक्विपमेंट बनाएं जिससे कि बर्ड जैसा बॉडी का शेप बने और उसके बाद वो उड़ जाए। तो वहां से थोड़ा बहुत आइडिया लिया गया शेप के लिए। ठीक है, तो बोला कि हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवट लाइक अ फिश। फिश की तरह वो दिखाई देता है। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। हेड देखिए इसका और टेल पोर्शन देखिए, मिडिल पोर्शन से छोटा है ना या नैरो है ना। देखिए हेड और टेल, मिडिल हेड और टेल जो है ये छोटे होते हैं मिडिल पोर्शन से, मिडिल पोर्शन चौड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो बोल रहा है द बॉडी टैपर्स एट बोथ हैंड्स, दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। तो दोनों साइड से बॉडी क्या है, थोड़ी सी पतली पतली सी है, और इस बॉडी शेप को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन। यानी कि स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप ऐसा बॉडी शेप जहाँ पे दोनों के दोनों एंड क्या होते हैं, टैपर एंड होते हैं, नैरो एंड होते हैं, जबकि बीच वाला जो शेप होता है, बीच की जो बॉडी होती है वो वाइड होती है। ओके, तो द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजीली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। ये शेप कुछ इस तरीके का होता है। ये शेप इसको हेल्प कैसे करता है कि जो पानी आता है वो ईजिली इससे फ्लो होके चले जाता है। मतलब कि इस तरीके के शेप में जो वाटर गुजरता है इससे, वो इजीली अलाउ करता है फिश को कि वो वाटर में मूव कर सके। ओके, द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल। तो जो स्केलेटन होता है फिश का वो एक स्ट्रॉन्ग मसल से कवर रहता है। ड्यूरिंग स्विमिंग, स्विमिंग के टाइम पे मसल मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व। तो जो मसल्स होती हैं वो बॉडी के फ्रंट पार्ट को कर्व यानी कि मोड़ने में हेल्प करती है टू वन साइड, एंड द टेल पार्ट स्विंग टूवर्ड्स द अपोजिट साइड। तो अगर एक जो पार्ट है वो जिस साइड में भी कर रहा है, स्विमिंग वाली डायरेक्शन में कर रहा है, दूसरा पार्ट क्या करता है, अपोजिट साइड में। याद कीजिए जब आपने किसी तैरते हुए इंसान को देखा था तो वो क्या करता है, हाथ तो आगे की तरफ ऐसे ऐसे करता है और पीछे से पैरों की भी मूवमेंट करते रहता है ना, पानी को धकेलता रहता है पीछे, ऐसे तो करते हैं। तो ऐसा ही मूवमेंट इसमें भी होता है। तो बॉडी और क्या बोल रहा है, the fish during swimming muscle make the front part of the body curve to one side and the tail part swing toward the opposite side. The fish फॉर्म अ कर्व एज शोन इन फिगर 8.24। तो ये कुछ इस तरीके से फिश एक कर्व शेप में होती है। देखिए कैसे मुड़ गई, कैसे इधर डायरेक्शन को ये दिखा रही है, देखो ऊपर की तरफ है ना, तो कैसे ऊपर की तरफ स्विम कर रही है, तो कैसे डायरेक्शन को शो कर रही है। तो बोल रहा है कि देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड, और बहुत जल्दी से फिर टेल होती है और जो बॉडी होती है वो दूसरी साइड को क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। ओके, कर्व हो जाती है। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। ये एक झटका टाइप का लगाती है बॉडी में और बॉडी जल्दी से आगे की तरफ मुड़ जाती है। अ सीरीज ऑफ सच जर्क, और ये जर्क लगातार लगते ही रहते हैं जब तक वो स्विम करती है। तो इस सीरीज में, इस जर्क की, इस झटकों की इन सीरीज में, ये सीरीज इसको हेल्प करती है फिश को मेक द फिश स्विम अहेड। तो स्विम आगे की तरफ स्विम करने में, जो जिस डायरेक्शन में उसने जाना है वहां स्विम करने में इसको हेल्प करती है। ठीक है, दिस इज हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल। ये हेल्प कैसे करते हैं, टेल में प्रेजेंट जो फिन्स प्रेजेंट रहती है वो इसको हेल्प करती है। ओके, फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स। अब सिर्फ टेल के पास, फिश के टेल के पास ही फिन्स नहीं होते हैं, बाकी अदर फिन्स भी होती हैं बॉडी में, जो कि मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन। तो ये फिन्स क्या करती हैं, बॉडी के बैलेंस को बनाने में हेल्प करती है, साथ ही साथ डायरेक्शन को भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। वाइल स्विमिंग, जब स्विम ये कर रहे होते हैं, डू यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वेयर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट। आपने कभी ध्यान दिया है कि जो पानी के अंदर, जो लोग पानी के अंदर डाइवर्स मीन्स जो पानी के अंदर जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक फिन के जैसे फ्लीपर्स पहनते हैं अपने पैरों में, फिन जैसे फ्लीपर वो पहन के जाते हैं टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर। और वो फ्लीपर, फिन के तरह जो फ्लीपर होते हैं ना, वो उनको हेल्प करते हैं
हैं किसमें, मूव करने में, पानी में इजीली मूव करने में उनको हेल्प करते हैं। ये ड्राइवर्स क्या करते हैं, नीचे से मोती वगैरह लेके आते हैं, बहुत सारे अदर फंक्शन ये करते हैं। तो फ्लीपर टाइप फिन की तरह फ्लीपर, ये जो स्लीपर्स होते हैं अपने पैरों में पहन के जाते हैं, जिससे कि इनका मूवमेंट ईजी हो जाता है। क्योंकि फिश के पास भी तो वही होता है ना, फिश भी तो जल्दी जल्दी मूव करती है इन्हीं फिन की हेल्प से। तो वहाँ से आइडिया लिया गया कि क्यों ना हम ऐसा आर्टिफिशियल बना लें, उसको पहन के जाएं तो इजीली करेंगे, और ये वर्क कर गया ये आइडिया। ओके, तो ये तो हमने किसके बारे में पढ़ा, फिशेस के बारे में पढ़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, अब हम बात करते हैं स्नेक्स। सांप सभी ने देखे हैं ना, तो सांप के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, हैव यू सीन अ स्नेक स्लीथर? स्लीथर मीन्स रेंगना। तो कभी आपने देखा है कि जो स्नेक होता है वो क्या करता है, रेंगता है, या रेंगते हुए किसी स्नेक को देखा है चलते हुए? अब ऐसा नहीं कि बेटा आपने देखा, आपको आपकी बुक में है तो आपने उसे देख के ही रखना है। अगर आपके आसपास अगर कोई होता है तो उसे साइड हो जाइए। ओके, तो हार्म भी पहुंचा सकता है, उसको टच करने की कोशिश नहीं करनी है। डज इट मूव स्ट्रेट? क्या ये स्ट्रेट मूव करता है? आपने कभी स्नेक को देखा कि वो ऐसे ही मूव कर रहा है, ऐसे मूव करता है, या स्नेक ऐसे 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 मूव करता है? सोचिए, अभी आएगा ये भी। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन। तो स्नेक के पास भी ना बैकबोन होती है, जैसे हमारे पास बैकबोन होती है ना, वैसे स्नेक के पास भी बैकबोन होती है, लेकिन लंबी सी बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, और उसमें बहुत ज़्यादा थिन मसल्स होते हैं, पतली पतली सी मसल्स होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। और पता है आपको, दूर दूर होते, लंबी तो होती है, मसल होती है, एक मसल यहाँ, दूसरी यहाँ, दूसरी यहाँ, दूर दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे से किसी न किसी चीज़ से ऐसे वो कनेक्टेड रहती है, ठीक है, जुड़ी हुई रहती है। तो मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्टेड द बैकबोन्स, रिब्स एंड स्किन। तो मसल्स किस किस के साथ जुड़ी हुई रहती हैं, बैकबोन के साथ, इसके रिब्स के साथ, और स्किन के साथ। ओके, द स्नेक्स बॉडी कर्व्स। अब देखो, ये दूर दूर, अगर ये नज़दीक नज़दीक होते, क्या हम स्नेक की तरह ऐसे 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 मूव कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी तो जो बोन्स है वो एक साथ जुड़ी हुई है ना, हमने डायग्राम में देखा था हमारी बोन्स कैसी है, हमारी तो ऐसी है, जबकि उसकी क्या है पता है, एक यहाँ है, एक मसल यहाँ है, एक मसल यहाँ है, एक मसल यहाँ है, तो इतना इतना गैप है ना। तो अब वो मोड़ तो पाएगा, यहाँ से यहाँ तक मोड़ पाएगा अपनी बॉडी, फिर यहाँ से यहाँ तक मोड़ पाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक मोड़ पाएगा। तो इसीलिए जो स्नेक का मूवमेंट होता है वो ऐसा होता है ना, और हमारा मूवमेंट तो बिल्कुल सीधा होता है ना। हालांकि हम भी मूव कर पाते हैं, लेकिन स्नेक की तरह नहीं। ओके, तो बोल रहे हैं द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। तो ये बहुत सारे कर्व्स इसमें होते हैं, लूप्स में कर्व्स होते हैं। तो ये जो लूप्स होते हैं ना स्नेक के, सांप के, ये इसे एक आगे की तरफ फॉरवर्ड पुश इसे प्रोवाइड करते हैं, आगे की तरफ। कैसे? उस ग्राउंड में उसे प्रेस करके। ओके, सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स, हालांकि इसकी बॉडी बहुत ज्यादा लूप्स को बनाती है क्योंकि बड़ी सी बॉडी है। एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश, और हर एक लूप इसको एक पुश देता है, एक धक्का देता है। द स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन द स्ट्रेट लाइन। स्नेक मूव तो करता है, आपने कभी स्नेक को दौड़ के जाते हुए देखा है? कितने फास्ट मूव वो करता है, लेकिन कभी भी स्ट्रेट मूव नहीं करता है। स्ट्रेट मूव इसलिए नहीं करता है क्योंकि गैप होता है ना, गैप होता है, ऐसे 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 बहुत जल्दी कितने सरपट सरपट वो भागता है ना। देखिए मूवमेंट दिखा रखा है, ऐसे ही तो मूवमेंट होता है, ऐसे ही तो, मतलब भले ही वो कितने ही तेज भागे, ऐसे ही भागेगा वो, यही उसकी चाल रहती है ना। तो वही आपको बताया गया है। We have learned about the use of bones and muscles for the movement of different animal। हमने क्या क्या सीखा? हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा, बोन्स के बारे में, मसल्स के बारे में, अलग अलग टाइप के एनिमल्स का मूवमेंट कैसे होता है, हमने स्नेक के बारे में जाना, फिश के बारे में जाना, कॉकरोच के बारे में जाना, अर्थवर्म के बारे में जाना, बर्ड्स के बारे में जाना, स्नेल के बारे में जाना ना, हमने कितनी सारे ह्यूमन के बारे में जाना, ह्यूमन कैसे मूव करता है, इतने सारे एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, हमने ये सब चीज़ें जानी। तो अब बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें पहेली और बूझो भी तो पढ़ रहे थे, है ना, उनको भी तो बताया जा रहा था। पहेली एंड बूझो हैव मैनी क्वेश्चन इन देयर सैक हैव अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट इन एनिमल। अब पहेली और बूझो तो वैसे भी कितने सारे क्वेश्चंस उनके पास होते हैं, है ना। अब उन्होंने अभी इतनी देर तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, देखो यहाँ से कोई क्वेश्चन उनका अभी तक नहीं आया है, तो अब वो तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ईगर हैं कि अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में हैं। तो बोल रहे हैं एनिमल्स के मूवमेंट को लेके, सो मस्ट यू बी हैविंग मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चन बजिंग इन योर, नाउ टर्न योर पेज।
बजिंग योर माइंड, तो आपके पास भी शायद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आपको अभी तक नहीं मिले, है ना। तो अब आपने चैप्टर पढ़ दिया है, तो आई थिंक अगर एक बार और पढ़ते हैं आप तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। द एंशियंट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टॉल, एरिस्टॉल है जिनको कि फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी जिन्हें कहा जाता है। तो जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर एक एरिस्टॉल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनकी एक बुक थी गेट ऑफ एनिमल या जेट ऑफ एनिमल्स, या एनिमल की गति, जानवरों की गति या जानवरों की चाल नाम से एक बुक उन्होंने लिखी थी। एनिमल्स आस्क हिमसेल्फ दिस क्वेश्चन, तो उसमें ये सारी चीज़ें मिली कि कैसी कैसी मूवमेंट होती है या कैसे ये बने थे, क्या क्या उनकी बॉडी में होता है, ये सब एरिस्टॉल ने बता रखा था। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, खुद से पूछिए, ठीक है। व्हाई डू डिफरेंट एनिमल हैव द बॉडी पार्ट्स that they do have and how do these body parts help animal to move the way they do। तो खुद से पूछिए कि क्यों अलग अलग एनिमल के पास, why do different animal have the body parts, अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं या डिफरेंट एनिमल के पास बॉडी पार्ट्स हैं जो कि उनको क्या हैं और उनका क्या काम है और वो कैसे बॉडी पार्ट्स उनको मूव करने में हेल्प करते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया होगा, क्योंकि हम पढ़ के आ गए हैं क्यों उनकी बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं, कौन से बॉडी पार्ट्स उनके पास प्रेजेंट है और उनके पास क्यों होते हैं, है ना। तो कैसे उनको हेल्प करते हैं ये तो आप सब में पढ़ के आ चुके हैं। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस इन दिस बॉडी पार्ट बिटवीन डिफरेंट एनिमल, अलग अलग टाइप के एनिमल्स के बीच में कौन कौन सी सिमिलैरिटी है इनके बॉडी पार्ट्स के लिए और कौन कौन से डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, ये भी आपको आ जाएगा जहां तक मेरा ख्याल है। How many body parts are needed by different animal for moving from place to place, तो ये चैप्टर हमने पढ़ा है कि कौन कौन से पार्ट की ज़रूरत होती है, कौन से पार्ट की कहाँ पर ज़रूरत होती है जब एक एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो है ना। Why 2 legs for human, ह्यूमन के पास 2 पैर क्यों हैं, एंड 4 फॉर काउस एंड बफेलो, गाय और भैंस के पास 4 पैर, ह्यूमन के पास 2 पैर क्यों हैं, ये तो बहुत ही इजी सा आंसर हो जाएगा इसका, है ना। मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स, उनके पास 6 लेग होते हैं, जैसे कॉकरोच हमने पढ़ा ना, हमने कहा कि कॉकरोच के पास तो 6 लेग होते हैं जो कि उसको मूव करने में या वॉक करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, Why is the bending of our leg different from that of our arm, तो हमारे पैरों का मुड़ना हमारे हाथों के मुड़ने से अलग क्यों है, हाथ अलग तरीके से मुड़ता है, हाथ मुड़ता है तो ऊपर की तरफ जाता है, पैर मुड़ते हैं तो पीछे की तरफ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। So many questions and perhaps we have looked for some answer through our activities in this chapter and we need to look for many more answer। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है आपके माइंड में आ रहे हों, तो इनमें से बहुत सारे आंसर मेरे हिसाब से शायद आपको मिल चुके हैं और जो नहीं मिले हैं उनको अभी जानना बाकी है। जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, आगे के जो चैप्टर्स आएंगे वहाँ पे हम धीरे धीरे वो सारी चीज़ें क्या करेंगे, क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो उसके बाद आपको देखो बॉक्स में कुछ दिया गया है, योगा फॉर बेटर हेल्थ। ओके, योग तो सभी जानते हैं, आई होप कि आप सभी लोग करते हो, है ना, करते हो आप सभी लोग। सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठ के योगा कीजिए बेटा। तो योगा इज एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ द एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन। तो योगा क्या है, एक बहुत ज़्यादा जिसकी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा गिफ्ट हमें देके गए हैं पुरानी इंडियन ट्रेडिशन में। जो एंशिएंट मीन्स बहुत पुराना जो होता है इतिहास में, योगा एक बहुत बड़ा गिफ्ट हमें मिला है। तो द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर 21 जून एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है ना, पता है ना आपको सभी। हर साल आई थिंक 2014 और 15 आई थिंक 15 से ये मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था 21 जून को, और योग गुरु के नाम से हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं जो योगा करवाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं बाबा रामदेव जी हैं। और तो 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के नाम से जाना जाता है या उस दिन मनाया जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, क्यों यूनाइटेड नेशन ने, मतलब कि यूनाइटेड नेशन हेल्थ
के लिए इतना, मतलब कि क्यों उसने योगा के लिए भी एक डे बनाया, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि योगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, योगा से बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में हमें मिल रही होंगी, तो इसीलिए तो उसका प्रचार प्रसार कराया जाता है ना बेटा। तो चलिए जानते हैं, योगा कीप्स अ पर्सन हेल्थी, योगा की पर्सन को हेल्दी रखता है, डिजीज फ्री उसे रखता है। इट हेल्प इन कीपिंग द बैकबोन इरेक्ट, वो हमारी बैकबोन को बिल्कुल, इरेक्ट मीन सीधा या खड़ा होने में हेल्प करता है। एनेबलिंग यू टू सिट स्ट्रेट, सीधा बैठने में हेल्प करता है। एंड नॉट स्लाउच, नॉट स्लाउच, वो आपको आलसी नहीं होने देता है। जो बच्चे ये योगा करते हैं ना, आप लोगों को, अगर आप लोग योगा करते हो तो आपको कभी भी आलस नहीं आएगा, आप बिल्कुल एक्टिव रहोगे, दिन भर आप एक्टिव रहोगे, आप पढ़ाई भी कर पाओगे, आप खेल कूद भी कर पाओगे, अपने घर में कामों में थोड़ी मोटी छोटी मोटे कामों में हेल्प भी कर पाओगे। आपको ऐसा बिल्कुल थका थका सा फील नहीं होगा अगर आप योगा करते हैं। तो अगर आप नहीं करते हैं तो आज ही से स्टार्ट कीजिए। ओके, इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, कोई डिजीज हमें इससे नहीं होती है, बहुत मजा ऐसे करने में आपको आएगा। ओके, मैनी पोस्चर्स इन योगा रिक्वायर टू लिफ्ट योर ओन वेट, बहुत सारे पोस्चर योगा में ऐसे होते हैं ना, आपने खुद ही को लिफ्ट करना होता है, अपने ही वेट को लिफ्ट करना होता है, उठाना होता है। विच हेल्प इन मेकिंग द बोन्स स्ट्रॉन्ग, और ये जो पोस्चर होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। एंड हेल्प वार्ड ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, अब देखिए ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है जो हड्डियों में होती है, नॉर्मली ओल्ड एज में ये होती है, लेकिन ओल्ड एज में कब होगी, जब पहले से ही हम एक्टिव नहीं रहेंगे अपनी बॉडी के लिए, पहले से ही हम अच्छे से अपनी बॉडी का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो होगा ही होगा आगे जाके, है ना, बोन्स वीक हो जाएंगी। तो हमें नहीं चाहिए कि हम बड़े होके हमें कोई प्रॉब्लम हो, हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो, तो उस टाइम क्या किया जाता है, अभी से आप लोग स्टार्ट कीजिए योगा करना। ओके, तो इट ऑल्सो हेल्प इन रिलीविंग जॉइंट पेन, अगर घर में किसी को जॉइंट पेन है तो आप उन्हें एडवाइस कर सकते हैं। जॉइंट पेन बेटा समझ रहे हो ना, अब आप जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स हैं, जैसे कि एल्बो, नी, नेक, शोल्डर, ये सभी जॉइंट तो है ना हमारे पैल्विक एरियाज, यानी कि बैक पेन, तो जॉइंट्स में जिसको प्रॉब्लम है आप उन्हें एडवाइस कर सकते हैं कि योगा कीजिए, और उनके साथ आप भी कीजिए। अगर आप चाहें तो अपनी योगा करती हुई फोटोज भी सेंड कर सकते हो, ताकि मुझे पता तो चले आप कहना मानते हैं या आप ये बातें मानते हैं जो आपसे कहा जाता है ना, तो आप उन्हें एडवाइस कर सकते हैं। ओके, तो बोल रहा है कि विच इज मोस्टली ऑब्जर्व इन एल्डरली पर्सन, तो ये जॉइंट पेन, ऑस्टियोपोरोसिस जो बड़े एल्डरली पर्सन पीपल होते हैं ना, उनमें ये देखने को मिलता है। इट ट्यून्स ऑल मसल इन द बॉडी एंड कीप देम एक्टिव, तो योगा क्या करता है, सारे मसल को एक ट्यून देता है, मतलब कि मसल्स को एक्टिव करता है और बॉडी को भी एक्टिव करता है, हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है। इट कीप्स द हार्ट हेल्दी, अगर आप योगा करते हैं तो आपका हार्ट बहुत हेल्दी रहेगा, हार्ट बिल्कुल अच्छा रहेगा। एंड मेक इट वर्क मोर एफिशिएंटली, बहुत अच्छे से काम करेगा, हमारा हार्ट बहुत अच्छे से काम करेगा, अच्छे से पंप करेगा, ब्लड को लेके आएगा, प्योरीफाई करेगा, है ना। सर्टेन योगा पोस्चर शुड बी परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ अ ट्रेन पर्सन, कुछ योगा के पोस्चर ऐसे होते हैं जो कि योगा का जो ट्रेन पर्सन जो होता है उनके सुपरविजन में आप कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जैसे मेडिटेशन वगैरह या सूर्य नमस्कार हम बोलते हैं, तो बहुत सारे पोर्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको कोई एल्डर अगर घर में है तो उन्हीं के प्रेजेंस में आप कर सकते हो। ये बहुत अच्छे बेटा, योगा तो बहुत अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये। और आपको पता है जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो वहाँ पे आपको, अगर आपको लर्न नहीं होती है ना चीज़ें, तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें आपको बताती हूँ। अगर आप पढ़ते हो और आप भूल जाते हो तो पता है आप क्या कीजिए, आप सुबह उठिए, मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठिए बेटा, अगर लेट उठते हैं तो थोड़ा सा जल्दी उठिए और अपनी आंखों को बंद करके मेडिटेशन कैसे करते हैं वो तो पता है ना आपको, मेडिटेशन कीजिए। अगर आप रोज़ मेडिटेशन करेंगे ना तो आपको एक बार पढ़ते ही सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी, सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक बार बोल रही हूँ तो फिर आपको शायद हो सकता है रिवाइज करने की भी जरूरत ना पड़े, ऐसे ही आपको लर्न हो जाएगा। तो कितना अच्छा तरीका है ना माइंड को शार्प करने का, सारी चीज़ों को लर्न करने का, क्लास में फर्स्ट आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, है ना। तो आप योगा कीजिए, ये बहुत अच्छा है। मेडिटेशन आप कीजिए, आपके माइंड को बिल्कुल ध्यान केंद्रित करना कहते हैं ना, तो बिल्कुल शार्प मेमोरी आपकी हो जाएगी, बहुत अच्छी मेमोरी आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ बॉडी मूवमेंट। तो चलिए जानते हैं व्हाट यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर, समरी जानते हैं।
तो देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन। जो बोन्स होते हैं और जो कार्टिलेज होते हैं ये दोनों मिलके हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं, स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन बनाते हैं। इट गिव्स द फ्रेम एंड शेप टू द बॉडी एंड हेल्प इन मूवमेंट। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी को फ्रेम देता है। हमारी बॉडी का जो शेप है, जिस तरीके का शेप हमारे पास है बॉडी का, वो किसकी वजह से है, हमारे स्केलेटल सिस्टम की वजह से है। और साथ ही साथ बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करता है। इट गिव्स द फ्रेम एंड शेप टू द बॉडी एंड हेल्प इन मूवमेंट। एक जगह से दूसरी जगह या जो भी मूवमेंट है हमारा, हिलना डुलना, उसमें हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गन। और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट इनर ऑर्गन लाइक हार्ट, किडनी, लंग्स, ये बहुत सारी चीजें होती है ना, तो इन सभी को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन कौन, बोन और कार्टिलेज, जो कि स्केलेटन बनाता है। हमारा स्केलेटल सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। ओके, द ह्यूमन स्केलेटन कंप्राइज द स्कल। ह्यूमन स्केलेटन में क्या क्या होता है, स्कल यानी कि सिर वाली जो बोन हम बात करते हैं, द बैकबोन, पीछे की जो बैकबोन की हम बात करते हैं, जिसे कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, रिब्स, अस्थियां, एंड द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट के पास की जो बोन होती है, शोल्डर, कंधा, हिप बोन, हिप के पास की जो बोन होती है, एंड द बोन्स ऑफ हैंड एंड लेग्स, तो हाथ और पैर की हड्डियां, ये सभी मिलके 206 बोन हमारी बॉडी की बनाती है। ओके, द बोन्स आर मूव बाय ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ 2 सेट ऑफ मसल। तो हमारी बोन्स जब भी मूव करती है, जिस भी डायरेक्शन में मूव करती है, जैसे भी मूव करती है, तो इनको मूव करवाने के लिए हमेशा मसल का एक सेट तैयार रहता है, जो कि हमेशा बोन को पुल करेगा। एक अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एक बोन, तो उस टाइम पे भी वो बोन को पुल करता है, और रिलैक्स कर रही है तो दूसरी वाली, मतलब एक ही मसल नहीं करेगी, दूसरी करेगी। बोन में कभी पुशिंग नहीं होती है, हमेशा पुलिंग होती है, हमेशा खींचा जाता है उसे। ओके, तो जब आप हाथ ऊपर कर रहे थे तो आपको खिंचाव महसूस हुआ होगा, फील हुआ होगा। जब आपने छोड़ा तो तब भी हमें खिंचाव महसूस होता है। तो होता तो खिंचाव ही है, पुलिंग ही होती है, लेकिन दो अलग अलग मसल्स इसमें काम करती हैं। ठीक है, एक ही मसल ये दोनों काम नहीं कर पाती है। ओके, the bone joints are of various kinds depending on the nature of joints and direction of movement they allow। तो जो bones होती हैं, bone के जो joints होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं, डिपेंड करता है कि joint कैसे है। बोन का काम भी अलग अलग होता है, तो वो डिपेंड करेगा कि उनके पास जो जॉइंट है वो कैसा है, और उसी हिसाब से वो मूवमेंट को अलाउ करेंगे कि किस डायरेक्शन में मूव करना है। पूरा मूव करना है, पूरा रोटेट करना है, स्लाइटली रोटेट करना है, या इधर उधर देखने के लिए करना है, तो कैसे करना है, उसमें प्रेजेंट जो जॉइंट्स होते हैं वो उसे बताते हैं। ओके, वो उसके बारे में हमें बताते हैं कि कैसे मूव करना है, क्या करना है, या थोड़ा इधर उधर देखना है, हिलना डुलना है, या बैंड होना है, तो डिपेंड करेगा किस पे, जो वहां पे को उसमें जॉइंट्स प्रेजेंट है। ओके, स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट बोन्स वर्क टुगेदर टू हेल्प बर्ड्स फ्लाई। अब हमने पढ़ा था कि बर्ड्स उड़ पाती हैं, तो बर्ड्स के उड़ने में कौन हेल्प करता है बेटा, तो बर्ड्स के उड़ने में हेल्प करती है उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग मसल, साथ ही साथ बहुत हल्की क्या बोन। ठीक है, हल्की बोन और या हॉलो बोन, खोखली और हल्की बोन, हड्डी, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मसल, बर्ड को दोनों ये आपस में मिलके काम करती है, जिससे कि चिड़ियाएं उड़ पाती हैं। ओके, दे फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स। अपने विंग को फ्लैप, ऐसे 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 करके उड़ती है ना, ऐसे ऐसे देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे, तो अपने विंग्स को ऊपर और नीचे फ्लैप करके ये क्या करती है, उड़ पाती है। और इसमें भी कौन हेल्प करती है, फ्लैपिंग ऑफ देयर विंग्स में हेल्प कौन करती है, फ्लैपिंग में एक स्ट्रॉन्ग मसल जो कि इसके ब्रेस्ट बोन में प्रेजेंट रहती है। ओके, जो बनी ही इस चीज के लिए है कि वो बर्ड्स के विंग्स को ऊपर और नीचे का जो मूवमेंट है वो करने में हेल्प कर सके। ओके, फिश swim by forming loops alternatively on two sides of the body। तो जब फिश जब भी स्विम करती है तो कर्व का फॉर्मेशन होता है, जिसे कि हम लूप बोलते हैं। अल्टरनेटिवली, एक बार ऊपर लूप बनेगा, एक बार नीचे लूप बनेगा, एक बार ऊपर की बॉडी में, एक बार नीचे की बॉडी में। तो ये इसी हेल्प से क्या करती है, अपनी बॉडी को वो आगे आगे को या स्विम करने में ये हेल्प करती है। ओके, ऐसे ही स्नेक के बारे में पढ़ा था, स्नेक स्लीथर, यानी कि स्नेक क्या करता है,
रेंगता है ना, रेंग के चलता है। ऑन द ग्राउंड बाय लूपिंग साइडवेज, तो क्या करता है, लूप बनाते हुए, कुछ इस तरीके का मूवमेंट शो करते हुए स्नेक मूव करता है। अ लार्ज नंबर ऑफ बोन्स एंड एसोसिएटेड मसल्स पुश द बॉडी फॉरवर्ड, तो इसमें क्या होते हैं, इसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बोन्स होती हैं और इन बोन से जुड़ी हुई क्या होती है, मसल्स होती है, जो इसे पुश करती है। पुश मीन्स धक्का देना, ये इसे पुश करती है कि बॉडी आगे की तरफ बढ़े। और हमेशा जब भी ये तेज स्पीड में भी जा रहा है तो हमेशा इसकी मूवमेंट ऐसे ही होगी, कर्व्ड कर्व्ड ही होगी, ना कि स्ट्रेट। कभी भी स्नेक स्ट्रेट आपने बहुत कम देखा होगा, जब वो धीरे धीरे मूव कर रहा होता है ना, तब आपने ऐसे ऐसे देखा होगा। अदरवाइज जब वो नॉर्मल या तेज स्पीड में जब होता है तो उस टाइम पे ऐसे ऐसे ही वो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी के बीच में जो मसल्स के बीच में जो है वो गैप ज़्यादा होता है, ठीक है। और गैप ज़्यादा होने, एक लंबी सी बोन होती है, गैप ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होने की वजह से वो ऐसे 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 मोड़ पाता है। ओके, तो द बॉडी एंड लेग्स ऑफ कॉकरोचेस हैव हार्ड कवरिंग फॉर्मिंग एन आउटर स्केलेटन। फिर हमने पढ़ा था कॉकरोच, कॉकरोच की मैंने कहा था कि नॉक्टर्नल होता है। नॉक्टर्नल का मीनिंग होता है रात को जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो नॉक्टर्नल इंसेक्ट में आता है हमारा कॉकरोच, और ये क्या करता है, इसके जो बॉडी और जो लेग होता है, बॉडी का पोर्शन और जो लेग वाला जो पोर्शन है, उसमें हार्ड कवरिंग होती है, जो कि उसके आउटर बाहर के स्केलेटन को बनाता है। ओके, the muscle of the breast connected with 3 pair of leg and 2 pairs of wings help the cockroach to walk and fly। तो इसके ब्रेस्ट के पास, कॉकरोच के ब्रेस्ट या चेस्ट वाले एरिया के पास कुछ मसल्स होती हैं, जो कि उसके जो 3 पेयर्स ऑफ लेग हैं, यानी कि जो उसके 6 पैर हैं, उनसे जुड़ी हुई रहती है। और जो 2 पार्ट हैं, द 2 पेयर ऑफ विंग्स, और जो 2 पेयर 4 विंग्स जो उसके पास हैं, वो उसको क्या करते हैं, विंग्स तो फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, और जो 6 उसके लेग्स हैं वो उसको वॉक करने में, यानी कि चलने में हेल्प करते हैं। चलने में कैसे हेल्प करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग मसल से जुड़े हुए रहते हैं ब्रेस्ट बोन के थ्रू। तो जो पैर होते हैं वो उसको चलने में हेल्प करते हैं, और जो विंग्स होती हैं वो उड़ने में हेल्प करती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, earthworm moves by alternate extension and contraction of the body using muscle। तो earthworm का जो मूवमेंट है वो एक अल्टरनेट, एक बार एक्सटेंशन होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक बार आगे की तरफ, एक बार फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्शन की तरफ, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो मूवमेंट होता है कॉकरोच की बॉडी में, सॉरी अर्थवॉर्म की बॉडी में, ये किस वजह से होता है, आपने देखा है ना कैसे वो आगे की तरफ जाता है, फिर आगे वाले को स्टॉप कर देता है, फिर पीछे वाले पोर्शन को खींचता है। तो ये उन मसल्स को यूज करके ये करता है। और टाइनी ब्रिस्टल्स, ब्रिस्टल्स मीन्स हेयर लाइक अपीयरेंस उसकी बॉडी के अंदर होता है। तो ये छोटे छोटे जो ब्रिस्टल्स होते हैं ऑन द अंडर साइड ऑफ द बॉडी हेल्प इन ग्रिपिंग द ग्राउंड। तो ये जो ब्रिस्टल होते हैं जो किसी बॉडी के अंडर साइड प्रेजेंट रहते हैं, ये अर्थवॉर्म की बॉडी को ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो ग्राउंड में इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए, या सॉइल में एक जगह से दूसरी जगह ये मूव कर पाए। ओके, नाउ नेक्स्ट, स्नेल्स मूव विद द हेल्प ऑफ अ मस्कुलर फूट। तो जो स्नेल्स हमने पढ़े थे, स्नेल के बारे में जो हमने पढ़ा था कि जो स्नेल होते हैं एक बाहर से बड़ा सा राउंडेड इसके पास स्केलेटल सिस्टम होता है, और यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम इसको मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है। तो इसके पास क्या होते हैं, मस्कुलर फूट होते हैं, मसल्स के बने हुए पैर होते हैं, जो कि इसको हेल्प करते हैं। स्ट्रॉन्ग मसल इसके पैरों में प्रेजेंट रहती है, जो कि हेल्प करती है इसको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में। ठीक है, तो ये तो हमने इतनी सारी चीज़ें इस चैप्टर में सीखी थी। हमने पूरा चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया। अब हम अगले लेक्चर में हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, वो कैसी जगहों में रह पाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो तब तक के लिए आपने क्या करना है बेटा, चैप्टर नंबर 8 आपने रिवाइज करना है, इसको पढ़ना है। जो समझ में नहीं आता है यू कैन आस्क, और जो आपसे कहा गया, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम बनाने के लिए कहा गया, आप बनाइए। आपको जो एक्टिविटी लगती है कि आप कर सकते हो वो आप एक्टिविटीज़ भी कीजिए। ओके, तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।